सरकार और सरकार को चलाने वाले संघ के लोग, उनको आशंका है कि जिस आंदोलन को हमने हल्के में न्यायपालिका के माध्यम से अभी दबाने की कोशिश की है वो दबेगा नहीं। मसलन कल मुझे पार्लियामेंट में बोलना था राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर। मैंने कहा कि उस दिन 2 टिप्पणी हुई, आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं। एक टिप्पणी हुई यूजीसी रेगुलेशन के तहत, कहा गया कि क्या हम पीछे की ओर जा रहे हैं। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, शायद वो समाज नहीं देख पा रहे हैं, हम तो पीछे ही चल रहे हैं भाई। मैंने कल पार्लियामेंट में कहा कि मेरे घर आइए, मेरे ऑफिस आइए, सीवर डेथ्स की 4 तस्वीरें लगी हुई है और मुझे खुद सरकार ने बताया है कि 98% एक ही जाति के लोग हैं। तो ये पीछे चलना नहीं हुआ, ये कौन सी आगे की यात्रा है। दूसरा, उस दिन एक और टिप्पणी हुई जो हमारे कई लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। ट्रेड यूनियन को ग्रोथ का ऑब्स्ट्रक्शन कहा गया। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि इस देश में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बोल के निकल जाएंगे। वो ये बोल के निकल जाएंगे कि समाज पीछे जा रहा। उन्हें पता नहीं है हमारे, बाकी छोड़ दीजिए, जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं वहां मेस बटे हुए हैं। मैं आज की बात भी नहीं कर रहा हूं, बहुत पहले से ये चल रहा है। और अगर मेस नहीं बटा हुआ तो टेबल बटा हुआ है। सिटिंग अरेंजमेंट्स ऑलमोस्ट प्री डिसाइडेड। और ऐसे माहौल में जब न्यायपालिका ये कहती है कि हम तो आगे चलना चाहते हैं, तो हुजूर आगे चलने के पहले पीछे की गंदी रवायतों को डस्टबिन में डालना होता है, उसको स्वीकार करना होता है। आई will not take much of your time, but there are certain fights which you not only fight for yourself, for this generation, you are fighting to give or make your next generation inherit a world which is less unequal. And a slice of that world that is called India is less unequal. और इसके लिए मैं समझता हूं कि एक व्यापक भागीदारी, अक्सर हमारे आंदोलन इलाहाबाद, दिल्ली, बल्कि पटना तो आजकल मिसिंग लिंक सा हो गया है, इस तरह के सेंटर्स में रहता है। इसको एक, जब तक हम एक व्यापक, और ये लड़ाई हम किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं लड़ रहे। इस लड़ाई को बहुत तरतीब से हमें ये बताना होगा कि जब कभी कोई संरचनात्मक विसंगतियों के खिलाफ लड़ाई होती है तो प्रिविलेज्ड क्लासेस को ये लगता है कि मेरे प्रिविलेज को छीनने की कोशिश की जा रही है। उनसे भी मेरा आग्रह होगा, तमाम लोगों से जो सोशल मीडिया पे हम लोगों से ज्यादा सक्रिय हैं, हम लोगों से ज्यादा हाइपर एक्टिव हैं, उनसे कहना होगा, आई हैव एग्जामिन्ड माय ओन प्रिविलेजेस। मैंने लिखा इंडियन एक्सप्रेस में इसके बारे में डिटेल, फिरोज यहां बैठे हुए हैं, डिटेल लिखा, लेकिन लगा बात नहीं बनी। आज फिर मैंने लिखा है जो संभवतः कल के अखबार में आएगा। मैंने लिखा कि मुझे लोग मेरे सरनेम को देख करके कहते हैं तुम क्यों नहीं बोल रहे हो। आई मीन देयर इज समथिंग वी मस्ट एक्नॉलेज। प्रिविलेज का अपना व्याकरण है, ये आपको महफूज महसूस कराता है, लेकिन ज्यादा महफूज महसूस करने में लेथार्जी आती है और विसंगतियां बनी रहती हैं। कई और माध्यमों से बात करते ही हैं, जैसे यूजीसी को लेकर के, रेगुलेशन को लेकर एक अखबार ने मुझसे कहा कि आप लिखिए, तो मैंने लिखा। मैंने कहा भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं और दिक्कत क्या है कि भ्रांति फैलाने वाले वो ज्यादा विजिबल दिखते हैं, शोर उस तरह का, और जो एक व्यापक आबादी है शायद उन माध्यमों तक, वो भी अपने आप में एक इनइक्वालिटी का पैराडाइम है जहां तक हम नहीं पहुंचते हैं। अभी जब आपके पास आ रहा था तो उस आलेख का हिंदी अनुवाद भी किसी एक प्लेटफॉर्म ने किया है, मैं शेयर करूंगा उसको। बहरहाल तमाम साथियों जिनका रस्टिकेशन हुआ है, प्लीज टेक इट एज अ बैज ऑफ ऑनर। मतलब बुरा मत मानिएगा, मुझे तो लग रहा है कि हम लोग तो परमानेंट रस्टिकेटेड होते अगर इस तरह की व्यवस्थाएं तब होती तो
हमें तो 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए अटेंडेंस से महरूम कर दिया जाता था। अगर पुलिस भी पकड़ के ले जाती थी तो हाजत में रखती थी और फतुहा में जाके छोड़ती थी, बगैर पैसों के अब पैदल चल के आओ। मतलब इस प्रकार की व्यवस्थाएं हमने नहीं देखी थी, कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा होगा। हाल के दिनों में एक आलेख लिखा मैंने फ्रंटलाइन में, उसका जन्म मेरे अंदर बहुत दिनों से चल रहा था। 60 के दशक में फ्रांस में स्टूडेंट मूवमेंट हुआ और उस जनरेशन को डिसोबीडियंट जनरेशन कहा गया। मैंने अपने अध्ययन से देखा, अपने आसपास देखा कि हमारे यहां बड़ा जोर होता है इस बात का कि हम में से सबको कितना खूबसूरत तरीके से ओबीडियंट बना दिया जाए। माता पिता यही चाहते हैं कि बच्चा ओबीडियंट हो, धर्म यही चाहता है कि आप ओबीडियंट और फेथफुल हो, राष्ट्र भी यही चाहता है कि आप ओबीडियंट और फेथफुल टू द नेशन डैश टू द गवर्नमेंट। दुनिया के जिन मुल्कों में ये ओबीडियंस नाम की बीमारी जरूरत से ज्यादा हो गई, वो मुल्क खत्म हो गए। तो a fair amount of obedience is needed, but unfair amount of obedience has to be discarded. ये मैं अपने तजुर्बे से भी कह रहा हूं। दूसरी चीज मैं कहूं कि ये लड़ाई 4 स्टूडेंट के रस्टिकेशन से नहीं है। इस रस्टिकेशन के पीछे की पृष्ठभूमि मैं सुन रहा था, आपने बहुत बेहतर तरीके से बताया कि जो सर्वेलेंस जो लाइब्रेरी में लगाया गया, जेएनयू के अंदर जो लाइब्रेरी के अंदर एक बायोमेट्रिक और एक फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया गया, उसको हम सिर्फ इस तरह नहीं देखते हैं कि वो हमारी पहचान नापेगा या हमें अंदर घुसने या बाहर जाने पे हमें रोकेगा या वही हमें अलाउ करेगा। हम उसे एक ताले की तरह देखते हैं कि वो ताला है कि जब दलित समाज से, बहुजन समाज से और आदिवासी समाज से और तमाम अल्पसंख्यक लोग जब विश्वविद्यालय आए, पढ़ने के लिए आए, उस समय पर इस तरह की दमनकारी टेक्नोलॉजियों का उपयोग हो रहा है। इसी टेक्नोलॉजी का वहां उपयोग नहीं हो रहा है जब एक दलित सीवर में मर रहा है। जेएनयू को एक बड़ा प्रोग्रेसिव यूनिवर्सिटी कहा जाता है, लेकिन उसी प्रोग्रेसिव यूनिवर्सिटी में हमें मैनुअल स्कैवेंजिंग भी देखने को मिलती है। वहां जेएनयू का प्रशासन इस तरह की टेक्नोलॉजियों का इस्तेमाल क्यों नहीं करता है, बल्कि वहां इस्तेमाल करता है जहां छात्रों को पढ़ने से रोका जाए या उनको प्रोटेस्ट करने से रोका जाए। आप प्रोटेस्ट करेंगे तो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम आपको अंदर नहीं घुसने देगा, आपको आइडेंटिफाई करेगा। उसके साथ साथ हम इस पड़ाव पर भी हैं अपने हमारे देश के इतिहास में, जहां जेएनयू में पहली बार ऐसा हुआ है जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को रेस्टिगेट किया गया है। ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव 9000 स्टूडेंट्स का मैंडेट लेकर आते हैं। ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उन 9000 स्टूडेंट्स की आकांक्षाओं, उन 9000 स्टूडेंट के राइट्स के लिए बोलते हैं। तो इस बात को हमें समझना होगा कि किस तरीके से ये अनप्रेसिडेंटेड मूव है जेएनयू के इतिहास में, और हम डीएसएफ से ये बात का भी आश्वासन दे देना चाहते हैं, अगर ये वीसी अनप्रेसिडेंटेड मूव दे रही है तो हम एक अनप्रेसिडेंटेड मूवमेंट भी हम इसके खिलाफ खड़ा करेंगे। और इसी के साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि रस्टिगेशन तो वापस होगा ही, लेकिन या जो साथी सुनील है, साथी आदित्य है, दानिश और गोपिका है, उनका रस्टिगेशन तो वापस होगा ही, लेकिन जो आउट ऑफ बाउंड्स होगा वो ये लोग नहीं होंगे, वो वीसी होगी जेएनयू से आउट ऑफ बाउंड्स। उसके साथ साथ हम इसको एक आइसोलेशन में भी नहीं देखते हैं, इसको हमें देखना पड़ेगा कि स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस का जो जेएनयू में एक स्कूल है, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, उसमें सिद्धांता फाउंडेशन के खिलाफ जो ताबड़तोड़ मूवमेंट हो रहा था प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, इसको देखते हुए भी जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके सक्सेस को देखते हुए भी सभी जो ऑफिस बेयरर्स हैं उनको रेस्टिगेट किया है। और जो यूजीसी के लिए अगले ही दिन इतना बड़ा एक मार्च, मशाल जुलूस होने वाला था, उसको देखते हुए सभी ऑफिस बेयरर्स को रेस्टिगेट किया गया है। कोई आइसोलेशन भी नहीं हुआ। और एक और बात है साथियों इसमें बड़ी पेक्यूलियर सी, कि वीसी पिछले 3 से 4 साल से जेएनयू में है, जो शांति श्री धूलीपुड़ी है, वो पिछले 3 से 4 साल से जेएनयू में है और उन्होंने अभी तक कोई मूवमेंट नहीं देखा है। तो लगता है उन्होंने अपने आप में गैम्बल कर दिया है कि अगर उन्होंने मूवमेंट का उन्हें रियलाइजेशन नहीं है तो उन्हें ये लगता है कि ये स्टूडेंट हाथ पे हाथ धर के बैठा रहेगा। उन्हें हम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के प्लेटफॉर्म से बता देना चाहते हैं कि आपने बहुत बड़ी गलती की है। स्टूडेंट सड़कों पे उतरेगा, रेस्टिगेशन वापस होगा
और आप जिस संघ से आते हैं, अब जेएनयू से आउट ऑफ बाउंड होके उसी संघ में वापस जाके बैठेंगी। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मेरा नाम हार्दिक, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन से। जय भीम, लाल सलाम। सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल, फीस भी लगातार बढ़ाते जा रहे जेएनयू। बिल्कुल ठीक बात है सर। और जो फी हाइक का मूवमेंट हुआ था जेएनयू में, उसी तरह का एक मूवमेंट दोबारा जेएनयू में होने जा रहा है। और तमाम मीडिया संगठनों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि जेएनयू को लगातार कवर करें, क्योंकि आप ही लोग हैं जो हमारी आवाज को और बुलंद कर सकते हैं। जो गोदी मीडिया है उनसे हमारी कोई बहुत ज्यादा आकांक्षाएं नहीं है। जब जब जेएनयू को विलीफाई करना होता है तो वो आते हैं, बड़ी बड़ी रील चलाते हैं अपने चैनल्स पे। लेकिन जब इतना बड़ा मूवमेंट है, जब 4 ऑफिस ब्यूरोज को रेस्टिगेट कर दिया गया है, कोई भी मीडिया संगठन, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट मीडिया संगठन है, कोई भी इस बात को कवर नहीं कर रहा है।